बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी है। स्टूडेंट्स, आज हम ग्लोबलाइजेशन एंड पाकिस्तान के टॉपिक पे बात करेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इससे रिलेटेड लेक्चर है, बल्कि इसका बेसिक लेक्चर जो है ग्लोबलाइजेशन का, वो भी आपको सुन लें इससे पहले, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। तो इससे पहले आप वो लेक्चर सुनिए कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, तो फिर उसके बाद आपको पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर वे में समझ आएगा। तो इस हवाले से जो हमारा आउटलाइन है वो ये है कि हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, फिर उसके बाद इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट है, फिर सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, और पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं, और पाकिस्तान के लिए ग्लोबलाइजेशन और सोशल इनइक्वालिटी का वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, और उसके बाद फिर रिकमेंडेशंस क्या हैं कि पाकिस्तान को अब फ्यूचर में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The increasing interconnectedness and interdependence of the world's markets, cultures and people. ये है ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन कह लें या बेसिक कॉन्सेप्ट कह लें। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, इसकी डिफरेंट टाइप्स और इसकी हिस्ट्री, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में चूंकि की हैं, तो इसलिए फिर डेफिनेशन को समझने में तो मेरा ख्याल है इतना कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा इन सारी चीज़ों का। लेकिन इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन पाकिस्तान। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान का ग्लोबलाइजेशन के साथ इंटरेक्शन किस तरीके से और कब शुरू हुआ। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि 1980s में पाकिस्तान के फर्स्ट स्टेप्स थे ग्लोबलाइजेशन की तरफ, कि जब पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उसको लिबरलाइज किया। लिबरलाइज का मतलब ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ओपन किया। पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दुनिया के साथ ओपन की। तो उस वक्त, और फिर पाकिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को आने की दावत दी, आईएमएफ के लोन्स वगैरह पाकिस्तान में आए। तो ये सब 80s का वो दौर था कि जब जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान में उस वक्त अफ़गान मुहाजिरीन भी आ रहे थे। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की सोसाइटी उस वक्त बहुत ज़्यादा ओपन हो रही थी। और चूंकि वो जंग जो है पाकिस्तान अमेरिका के ईमा पे लड़ रहा था, और पाकिस्तान फ्रंट फुट पे खेल रहा था अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ, तो इसलिए उस वक्त अमेरिका का बहुत ज़्यादा, कह लें कि नज़र करम थी, और अमेरिका का बहुत लोन भी और बहुत एड भी पाकिस्तान के लिए आ रही थी। आईएमएफ के लोन्स भी आ रहे थे। तो मतलब वो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया दुनिया के लिए। तो ये सबसे पहला पाकिस्तान का इंटरेक्शन था ग्लोबलाइजेशन के साथ। उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स पाकिस्तान के 1990s में इंट्रोड्यूस करवाए गए, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि पाकिस्तान को ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट किया जाए, ग्लोबल इकोनॉमी में किया जाए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक इस दौर में किया गया 1980s में और 1990s में वर्ल्ड मार्केट्स के साथ। तो ये एक समझ लें कि पहले पहले स्टेप्स थे। उसके बाद जब हम आते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी ही के ऊपर होता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट आया। तो उसमें सबसे पहले है ट्रेड ग्रोथ। पाकिस्तान की ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, यानी कि पाकिस्तान का जो 2000 के बाद, चूंकि 2000 के बाद फॉर्मली पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेयर बन गया था, और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ओपन हो गई थी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो 2000 के बाद सिग्निफिकेंट इम्प्रूव आया, और आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो 2000 में सिर्फ $10 बिलियन थी, वो 2023 में $32 बिलियन पे चली गई, एंड दिस वाज अ कंसिडरेबल इंक्रीज। इसके बाद
एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो पैसा जो पाकिस्तान के अंदर आके लोगों ने इन्वेस्ट किया डिफरेंट कंपनीज ने। तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी के सेक्टर में 1980s में बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में आई, और 2023 में अराउंड 1.6 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो कि एक कंसिडरेबल अमाउंट है, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्टर होता है। इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर हम देखें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स के से फ़ायदा उठाते हुए बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंपोर्ट्स जो हैं वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 60% बन गई। यानी आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट्स, और वो अराउंड अब 60% हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का, मतलब जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल ही की होती है। यानी कि कपड़ा हम बना के बेचते हैं, या कपड़ा रॉ फॉर्म में बेचते हैं, या कपड़ा स्टिच फॉर्म में बेचते हैं, या फिर हम उस धागा बना के बेचते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आती हैं। इसके बाद सोशल और कल्चरल इम्पेक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या हुआ। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए। तो ग्लोबलाइजेशन ने कल्चरल ट्रेंड्स जैसा कि फैशन, मीडिया, लाइफस्टाइल, ठीक है, और फिर टीवी के ऊपर इंटरनेशनल कंटेंट, फिर इंटरनेट के ऊपर इंटरनेशनल कंटेंट, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू आनी शुरू हुई, और पाकिस्तान में टीवी पे, मीडिया पे और डिफरेंट तरीक़ों से पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। और आप ये देख लें कि अब इस वक्त अगर हमारा, आप बातचीत का देख लें कि लैंग्वेज इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ड्रेस हम बहुत ज़्यादा पैंट शर्ट पहन रहे हैं, खाने में भी हम इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे कल्चर का पार्ट बन गई हैं, लेकिन कभी हमारे कल्चर का ये पार्ट शुरू में नहीं थी। तो ये एक इम्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। इसके बाद एजुकेशन पे अगर हम आते हैं, तो पाकिस्तानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू हो गए। 1980s के बाद ही ये ज़्यादा हुआ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू हो गए। बल्कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपने कैंपसेस बनाना शुरू कर दिए। ये सारा एजुकेशन के ऊपर इम्पेक्ट आया। फिर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आया। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट में टेली कम्युनिकेशन, तो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की पेनिट्रेशन जो है वो इस अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ी। और 2023 की अगर हम फिगर्स देखें, तो 193 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं पाकिस्तान में। यानी कि 19 करोड़ से ज़्यादा, तकरीबन 19.5 करोड़ पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स हैं। और ये पाकिस्तान की आबादी की लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत हैवी परसेंटेज है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है। यस, इस टेक्नोलॉजी से हमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ कि अब हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो इंटरनेट के ऊपर और मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिपेंड करती है। इवन अगर आप एजुकेशन में देख लें, अगर आप अपने बिजनेस को देख लें, हर तरफ जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिपेंड हो चुका है हमारा पूरा सिस्टम। तो टेलीकम्युनिकेशन ने जो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट डाला है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद फिर डिजिटल इकोनॉमी वाली साइड पे अगर हम आए, तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने, जैसा कि दराज है, और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं अमेज़ॉन और अलीबाबा वगैरह, उन्होंने भी पाकिस्तान में अपने अपना बिजनेस किया। फिर पाकिस्तान में ये इजी पैसा, जैज़ कैश, इस तरह की ऐप्स वगैरह आ गई, फिनटेक कंपनीज आ गई। मतलब इन्होंने आगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज किया। और पाकिस्तान में ई कॉमर्स, यानी कि घर बैठे ही चीज़ें मंगवाना और ऑर्डर करना, और फिज़िकली जाके चीज़ें सिलेक्ट ना करना, मार्केट्स की, मतलब मार्केट्स जो फिज़िकल मार्केट्स हैं उनकी जगह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मार्केट्स ने ले ली।
और दराज इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या है? ग्लोबलाइजेशन, जाहिर है कि पॉजिटिव अगर साइड्स हैं तो नेगेटिव भी हैं। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस ये हैं कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गई और एक्सपोर्ट्स कम हो गई। तो हमारी इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन इंपोर्ट हो गई। हम इंपोर्ट इकोनॉमी की तरफ चले गए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लोगों ने बाहर से मंगवानी शुरू कर दी। इधर से बना के भेजने वाला जो है वो हमारा बहुत कम हुआ। पहले ज़्यादा भी हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कमी आई। खैर, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी थे। ग्लोबलाइजेशन तो जस्ट एक हमें मार्केट प्रोवाइड करती है ना। अब चीज़ें बना के बेचना और अच्छी चीज़ें बना के बेचना और पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स बनाना, तो ये तो हमारी अपनी कंपनीज का काम है ना। तो लेकिन बहरहाल, जो मल्टी टाइप के फैक्टर्स होते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड डेफिसिट हमारा हुआ। और आप ज़रा 23 के फिगर्स देखें कि 2023 में पाकिस्तान का ये ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $20 बिलियन तक पहुंच गया। $20 बिलियन तक पहुंच गया, यानी कि हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने की बजाय। तो दूसरे लफ्ज़ों में, ग्लोबलाइजेशन का दुनिया पाकिस्तान से ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है, पाकिस्तान दुनिया से इतना फ़ायदा नहीं उठा रहा। अच्छा, फिर इसके बाद चैलेंज, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे प्रेशर आया। ज़ाहिर है, जब चीज़ें इंपोर्ट होनी शुरू हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडस्ट्री पे आया। क्योंकि जो लोकल इंडस्ट्री है उसके मुकाबले में जब बाहर से चीज़ें आके इधर सस्ती बिकनी शुरू हो गई, स्पेशली चाइना की चीज़ें, तो लोकल इंडस्ट्री एक तरह से फेल होनी शुरू हो गई। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद हो गई या जो बंद होने वाली हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की फ्लॉप पॉलिसीज़ की वजह से। तो ये एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे प्रेशर आया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हुए। ब्रेन ड्रेन, यस, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, पाकिस्तान से पढ़ पढ़ के बाहर जाना शुरू हो गए। और पाकिस्तान में एक टैलेंट का गैप आना शुरू हो गया, क्योंकि उनको बाहर अच्छी जॉब्स मिलती थी, वो बाहर चले गए और अब भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे उतनी अच्छी इंडस्ट्री नहीं बना सकी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो गया और अभी तक हो रहा है। अब पाकिस्तान में जो ग्लोबलाइजेशन ने सोशल इनक्वालिटी पैदा की है वो भी ज़रा देख लें, कि इनकम इनक्वालिटी, कि ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तान में रिच और पुअर का जो गैप है ना वो बहुत वाइड कर दिया। रूरल एरियाज बहुत पीछे रह गए हैं, और जो सिटी सेंटर्स हैं, जो कि बड़े शहर हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं। बड़े शहरों की आबादी धड़ाधड़ बढ़ रही है। लोग जो हैं वो शहर छोड़ के, गांव छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं, जिससे नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। मतलब चूंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के ऊपर चली गई, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, और शहरों में टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी। तो टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, नई एजुकेशन लेने के लिए भी लोग शहर की तरफ आना शुरू हो गए। फिर लोग जॉब्स करने के लिए भी शहरों की तरफ आना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरह करके शहरों की आबादी बढ़नी शुरू हो गई, गांवों की आबादी कम होनी शुरू हो गई। और शहरों की आबादी बढ़ने की वजह से शहरों के ऊपर प्रेशर पड़ा, शहरों में पोल्यूशन पैदा हुई। लाहौर दुनिया का पहले या दूसरे नंबर का द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुई, कि जिसकी वजह से एक दौड़ ऐसी लग गई कि जिसकी वजह से शहरों की तरफ लोगों का रुझान होना शुरू हो गया। और इनकम की इनइक्वालिटी हो गई, ज़्यादा दौलत शहरों में आ गई, लोग दौलत की तरफ भागना शुरू हो गए, और अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है, और ये गैप जो है वो बढ़ता ही चला जाए। जॉब डिस्प्लेसमेंट, मतलब जॉब डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज हैं जैसा कि एग्रीकल्चर हैं, वो दूसरी इंडस्ट्री का मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहे। और इसमें
बहुत ज़्यादा रोल जो है वो हमारी गवर्नमेंट का है कि उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, और जिसकी वजह से लोग गांव से हिजरत करके शहर की तरफ आना शुरू हो गए। गांव में चूंकि एग्रीकल्चर के अलावा तो कोई और कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, जिसकी वजह से ये हुआ कि जॉब्स जो हैं वो शहरों की तरफ आना शुरू हो गई। और बल्कि यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी, जो लोग एग्रीकल्चर के साथ लोग जो एसोसिएटेड थे, जब उन्होंने देखा कि हमें ज़राअत का काम करने के बावजूद भी उतनी अच्छी इनकम नहीं मिल रही कि हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकें, तो उन्होंने शहर में आकर मजदूरी करना बेहतर समझा, और वो शहरों की तरफ आना शुरू हो गए, और जो अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन थी उन्होंने या बेच दी या फिर उन्होंने उसको रेंट आउट कर दिया। तो मतलब इस तरह से करके एग्रीकल्चर से लोगों का एतमाद उठना शुरू हो गया, एग्रीकल्चर में जॉब्स कम हो गई, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, या बिजनेस कम हो गया, और लोग शहरों की तरफ आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट हुई। और जब जॉब डिस्प्लेसमेंट होती है तो इसमें और तरह के भी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। उसके बाद ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं पाकिस्तान के लिए, कुछ तो मैंने शुरू में बताए। अब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए जो ओवरऑल एक फ़ायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन का, कि पाकिस्तान में सी पैक बनना शुरू हो गया। अब सी पैक रोड्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाएगा, बल्कि काफ़ी हद तक उसने एक दफ़ा मिला दिया है, और ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में फैलेगा, जिसमें पाकिस्तान में नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। फिर उसके बाद टूरिज़्म है, यस, इसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हुआ, और 2019 में 1.9 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया। और ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ, क्योंकि हमने दुनिया के लिए पाकिस्तान को ओपन किया। और रेकमेंडेशंस अब पाकिस्तान के लिए क्या है, पाकिस्तान को करना क्या चाहिए इस सारे माहौल में। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना चाहिए। टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान में चाहिए पाकिस्तान को कि और डाइवर्सिफाई करे, और सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर बेस ना करे अपनी एक्सपोर्ट्स को, बल्कि और चीज़ों की तरफ भी, और एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जाए। फिर उसके बाद इम्प्रूविंग competitiveness, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर पाकिस्तान में पैदा होनी चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमारा कोई भी पाकिस्तानी जाए तो वो लोगों के साथ compete कर सके, और अगर वो पाकिस्तान में बैठ के कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट हो कि वो पूरी दुनिया में जाके वो प्रोडक्ट दुनिया की प्रोडक्ट्स के साथ compete कर सके, और अच्छी प्रोडक्ट वो दुनिया को लगे और दुनिया उसे खरीदे। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान में जो रूरल एरियाज़ हैं, और स्पेशली जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उन सब की इकट्ठी इंक्लूसिव किस्म की ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए। स्पेशली मैं अगर बताऊं तो रूरल एरियाज़ और मार्जिनलाइज जो ग्रुप की बात की गई है, ये वो हैं जिनको ट्राइबल लोग आप कह सकते हैं, ट्राइबल लोग हैं, या जो ट्रांसजेंडर्स हैं, या जो वुमेन हैं, मतलब वुमेन हैं, ये सारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं। मार्जिनलाइज ग्रुप्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान में? ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, और वुमेन हैं, बच्चे हैं, ये सारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं। इकोनॉमी के अंदर इनका शेयर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर रूरल एरियाज़ में भी फोकस होना चाहिए, मतलब मार्जिनलाइज ग्रुप्स और रूरल एरियाज़, ये दोनों की ग्रोथ जो है वो अगर होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अगर देहाती इलाके, रूरल एरियाज़ की ग्रोथ होगी तो लोगों का शहरों की तरफ इन्फ्लक्स भी कम आएगा। उनको उधर बैठे अगर अच्छी रोटी मिल रही होगी तो वो कभी भी नहीं आएंगे शहरों की तरफ, और शहरों की तरफ वो नहीं आएंगे तो शहरों में और जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं सिविक फैसिलिटीज़ वाले, वो भी पैदा नहीं होंगे। तो एक मतलब ख़ास एरिया जो शहरों में लोग आबाद हैं, सिर्फ उनकी तरक्की नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबकी ओवरऑल तरक्की होनी चाहिए पाकिस्तान में। गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए।
अब कंक्लूजन इस सारी चीज़ का ये है कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स तो मौजूद हैं। जाहिर है कि बहुत सारी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानियों को मिल रही हैं, एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटीज़ और ये सब कुछ मिल रही हैं। और नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग पे हमें चैलेंजेस का भी सामना है कि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग नहीं कर रहे। जो कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन में लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं वो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और उसकी इंडिया एक हमारी सबसे बड़ी मिसाल है और चाइना भी एक बहुत बड़ी मिसाल है उसकी। लेकिन हमारी जो है वो गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं लेके आ पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बावजूद सी पैक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसको सही तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा अभी तक और ना आगे फ्यूचर में कर पाएगा अगर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग नहीं होती। अगर हमारे 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के गोल सेट नहीं होते तो ये कभी भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर वे में नहीं हो सकेगी। तो इसलिए इसलिए ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असरात पाकिस्तान पे मौजूद हैं। अब ये पाकिस्तान के ऊपर इंटरनली डिपेंड करता है कि जितना पाकिस्तान अपने आप को इंटरनली स्टेबल करेगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान अपने लोगों को फैसिलिटीज़ दे के ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे उठा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस हवाले से अगर आपको मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है या अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या इस टॉपिक पे ऐसे लिख के दिखाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।